हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका फिर से एक और नई क्लास में, जिसमें हम हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर के लिए 2000 एमसीक्यू जो है हमने टारगेट रखा हुआ है। इसके थ्रू हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें रोजाना 30 क्वेश्चन हम जो है रखते हैं, एक सेट 30 क्वेश्चन का, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यू हमने लिए हुए हैं। इसके थ्रू हम कंप्लीट जो आपका सिलेबस है उसका रिवीजन कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं आज के क्वेश्चंस कितने बेहतर रहने वाले हैं। हमारी क्लास रोजाना दोपहर 1 बजे होती है। पहला आपका क्वेश्चन, महामारी विज्ञान में जब कोई बीमारी किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र या आबादी में हमेशा यानी कि लगातार मौजूद रहती है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? उसे एपिडेमिक कहा जाता है। बताइए, उसे एपिडेमिक कहा जाता है। ठीक है, एपिडेमिक, या फिर उसे एंडेमिक कहा जाता है, या फिर उसे पैंडेमिक कहा जाता है, या फिर उसे स्पोरेडिक कहा जाता है। निम्न में से इस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो जब कोई रोग या फिर महामारी या फिर कोई ऐसी बीमारी जो विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र या आबादी में जो है हमेशा के लिए थोड़ा-थोड़ा जो है आपको दिखाई देती है, उस स्थिति को आप एंडेमिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडेमिक कहते हैं। ठीक है? इसको आपको याद रखना है। जब कोई बीमारी किसी विशेष क्षेत्र के स्थायी रूप में जो है जड़ जाए, ठीक है? यानी इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जो है आम तौर पर वो दिखाई देती है एक लंबे समय तक, ठीक है? तो जैसे कि भारत के कुछ हिस्सों में मलेरिया और जो आपका फाइलेरिया है, इस प्रकार के जो सिम्पटम्स है, देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार की जो रोग होता है, बीमारी होती है, उसको जो है एंडेमिक कहते हैं, महामारी, ठीक है? इसके बाद में आपकी आती है एपिडेमिक। देखिए, एपिडेमिक होती है महामारी। ये एक बड़े क्षेत्र, ठीक है? लगभग कई साथ बात करें एक लंबे क्षेत्र को प्रभावित करती है और अचानक आती है। महामारी क्या होती है? जो अचानक आए, जिसका जो है हमारे पास कोई अ, पर्याप्त इलाज ना हो, और उसके कारण क्या होता है, ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि एकदम से आती है, ना तो उसका इलाज हमारे पास है, ठीक है? और उसको जो है एक प्रकार से इसका इलाज खोजने में भी हमें टाइम लग जाता है। फिर एक होती है आपकी पैंडेमिक, ये होती है वैश्विक महामारी। ये कई सारे महाद्वीपों, जैसे कि आपके बात करें अलग-अलग महाद्वीप में जो है फैल जाती है। जैसे आपका बात करें, आपका जो कोरोना, ठीक है, कोविड-19, तो इस प्रकार की जो बीमारी होती है वो आपकी वैश्विक महामारी होती है। ठीक है? तीनों आप समझ चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, राष्ट्रीय आयरन पल्स पहल के तहत भारत सरकार द्वारा गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को दी जाने वाली आयरन और फोलिक एसिड की गोलियों का रंग क्या होता है? बताइए, नीला होता है, गुलाबी होता है, लाल होता है, या फिर भूरा होता है? तो आपकी जो बात करें, रेड कलर की होती है। क्या होती है? रेड कलर की होती है। व्याख्या देख लेते हैं। गर्भवती महिलाओं को गंभीर एनीमिया से बचाने के लिए आपकी जो आयरन की पिल्स होती हैं दी जाती हैं, और ये किस कलर की होती है? रेड कलर की। इस लाल गोली में 60 मिलीग्राम 60 एमजी, ठीक है, एलिमेंट यानी जो आपका आयरन होता है, और 500 एमसीजी आपकी फोलिक एसिड की जो है वो पिल्स होती है। नीली गोली आपकी 10 से 19 वर्ष के जो किशोर होते हैं, ठीक है, लड़कियां और लड़के, तो जिसको भी ज़रूरत हो, और जो गुलाबी गोली होती है वो 5 से 9 वर्ष के बच्चों के लिए होती है, ठीक है? बच्चों को कभी-कभी जो है आयरन सिरप भी दिया जाता है, जो 5 से 6 महीने के होते हैं, छोटे बच्चे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सामुदायिक स्वास्थ्य और स्वच्छता के मानकों के अनुसार पीने के पानी के कुएँ और जो शौचालय होते हैं के गड्ढे के बीच में कम से कम कितनी सुरक्षित दूरी होनी चाहिए? 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, या फिर 30 मीटर? तो लगभग 15 मीटर की जो आपकी दूरी है वह होना अनिवार्य है, जिसको आप 50 फीट भी कह सकते हैं। तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। जो आपका भूजल है, भूजल के प्रदूषण को रोकने के लिए बहुत सख्त नियम है, एक प्रकार से मल का जो गड्ढा होता है, सीवर लाइन, ठीक है, या पीने के जो कुएँ होते हैं, हैंडपंप, इनसे जो है उनको दूरी पर होना चाहिए, और लगभग कितना, लगभग 50 फीट कह लीजिए, या फिर 15 मीटर की दूरी पर तो होना ही होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, मान लीजिए आपका जो मल का गड्ढा है उससे रिस कर पानी कहाँ जाता है? नीचे।
फिर वही पानी हैंडपंप या फिर आपका जो है कुएँ के द्वारा हम तक पहुँचता है। साथ ही कुआँ हमेशा शौचालय के गड्ढे से ऊँचाई पर होना चाहिए ताकि गंदा पानी रिस कर, ठीक है, कुएँ में ना जाए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है स्वास्थ्य शिक्षा के स्वास्थ्य शिक्षा और जन संसार स्वास्थ्य शिक्षा और जनसंचार के उपयोग किए जाने वाले प्रसिद्ध एआईडीएस यानी आइडिया फॉर्मूला में ए का जो अर्थ है वो क्या है? बताइए ए का अर्थ क्या है? एक्शन है, बताइए, अटेंशन है, एटीट्यूड है या फिर आपकी असेसमेंट है? बताइए। तो ये आपका जो एक प्रकार से किसी का मतलब सॉरी किसी का नहीं, ध्यान आकर्षण करना, ठीक है, अटेंशन, ठीक है, बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। व्याख्या देख लेते हैं। देखिए जो एआईडी यानी आइडिया आप इसे शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं। ये किसी भी स्वास्थ्य संदेश या विज्ञापन को सफल बनाने के लिए बुनियादी फॉर्मूला है। ए का मतलब आपका अटेंशन यानी ध्यान, आई का मतलब होता है आपका इंटरेस्ट यानी रुचि, डी से डिजायर यानी इच्छा, और उसके बाद ए से फिर से आपका एक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था जिसके तहत मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया आदि को एक छत के नीचे लाया गया? बताइए। तो ये आपका 2003। कब? 2003। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। 2003 में भारत सरकार ने अलग-अलग चल रहे जो वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम थे, उनको मिला करके आपका एनवीबीडी-सीपी बना दिया था, यानी नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है। एक प्रकार से इसे क्या कर दिया था, इसका कन्वर्जन या फिर कह सकते हैं इसको समायोजन इसका कर दिया गया था, ठीक है। इसकी शुरुआत करी गई। इसके तहत क्या करा गया, 6 बीमारियों को एक प्रकार से लक्ष्य इसमें रखा गया था, शामिल किया गया था, जिसमें मलेरिया, फाइलेरिया, काला आजार, जापानी जो इंसेफेलाइटिस, डेंगू और आपका जो चिकनगुनिया जो बुखार था, ये सब इसमें शामिल किए गए थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हर्ड इम्यूनिटी यानी सामूहिक प्रतिरक्षा का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस बीमारी पर बिल्कुल लागू नहीं होता है क्योंकि यह बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलती है? बताइए। क्या खसरा नहीं फैलती, पोलियो नहीं फैलता, रूबेला नहीं फैलता या टिटेनस नहीं फैलता? तो आपकी टिटेनस। क्या? टिटेनस। देखिए हर्ड इम्यूनिटी होती क्या है, जब समुदाय के अधिकांश लोग लगभग 80 से 90% टीका लगवा लेते हैं तो वे उन लोगों को भी बचा लेते हैं जिन्होंने टीका नहीं लगवाया, क्योंकि बीमारी फैलाने की जो एक प्रकार से कड़ी है उसको तोड़ देते हैं। वरना क्या होगा, मान लीजिए मुझे है बीमारी तो जो है मैं किसी और के संपर्क में आती हूँ उसको भी हो जाते हैं। इस प्रकार से तो क्या होता है जो बीमारी की कड़ी है वो टूट जाती है। टिटेनस पे नियम लागू नहीं होता है। टिटेनस किसी इंसान के खाँसने, छूने या फिर जो है किसी से नहीं फैलती बल्कि मिट्टी में मौजूद बैक्टीरिया के जो है घाव के टच में आने से होता है। ठीक है? मान लीजिए आपके हाथ में, पैर में कहीं पे जो है घाव है और मिट्टी में जो है आप कुछ काम कर रहे हैं, मिट्टी में जो है बैक्टीरिया है आपका, तो उसके जो आपके शरीर में प्रवेश करने से ये बीमारी होती है। ठीक है? और जिस बैक्टीरिया से होता है वो आपका क्लोस्ट्रिडियम जो आपका टेटेनी होता है उसके कारण। ठीक है? क्लोस्ट्रिडियम बैक्टीरिया के कारण। तो इसलिए 99% जो लोग हैं टीका लगवाने से भी जो है उस 1% व्यक्ति को यानी जिसने टीका नहीं लगवाया है, ठीक है? टीटस से कोई सुरक्षा नहीं मिलती है, यानी जिसको है तो सभी को टीटस का जो आपका टीका है लगवाना पड़ता है। उससे मान लीजिए मुझे है और किसी दूसरे को भी है, मेरे पास एक व्यक्ति और रहता है उसको, तो मैंने टीका लगवा लिया और उसने नहीं लगवाया तो वो ठीक नहीं होगा। मैंने लगवाया तो मैं ही ठीक होंगी, ठीक है? इस प्रकार से है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मातृ या फिर मातृ से बोल सकते हैं आप। वैसे माता को संदर्भित करता है यहाँ पर, ठीक है? यानी मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य दिशा निर्देशों के अनुसार एक सामान्य प्रसव यानी नॉर्मल वैजाइनल जो डिलीवरी होती है
यानी सामान्य रूप से जो बच्चा पैदा होता है वो, उसके बाद एक स्वस्थ नवजात शिशु को स्तनपान शुरू कराने का आदर्श समय क्या है? बताइए। देखिए, वैसे तो जितना जल्दी हो सके, ठीक है, माँ जो है बच्चे को दूध पिला सकती है, लेकिन फिर भी अगर ऐसी कंडीशन है, माता को जो है ज़्यादा परेशानी है बैठने वगैरह में या किसी भी तरीके से, तो जो है 30 मिनट से 1 घंटे के बीच में अनिवार्य ही होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, उससे पहले व्याख्या देख लेते हैं। डब्ल्यूएचओ और भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार जन्म के तुरंत बाद जितनी जल्दी हो सके पहले आधे घंटे या 1 घंटे के भीतर स्तनपान करा देना ज़रूरी होता है। ठीक है? इससे शिशु को क्या होता है, पहला जो माता का गाढ़ा दूध जिसे कीस भी बोलते हैं या फिर कैलोस्ट्रोडम भी बोलते हैं, वह मिलता है जिसमें एंटीबॉडी भरपूर मात्रा में पाई जाती है। साथ ही स्तनपान कराने से माता के शरीर में जो ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है, जो गर्भाशय को सिकुड़ने का काम करता है और प्रसव के बाद होने वाली जो स्वास्थ्य से संबंधित जो आपका रक्तस्राव है, भारी स्राव, उसको भी रोकने का काम करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों में प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण का सबसे तेज और सटीक फील्ड असेसमेंट करने के लिए कौन-सा मानवीय मानवमितीय माप लिया जाता है, जिसमें सॉकेट टैप का उपयोग किया जाता है? वो आपको बताना है। बताइए। तो ये आपका क्या, जो मध्य आपकी ऊपरी बाँह है, उसकी परिधि इसमें ली जाती है। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होगा। व्याख्या देख लीजिए। देखिए, मध्य ऊपरी बाँह की परिधि यानी छोटे बच्चों में कुपोषण का पता लगाने के लिए यह सबसे आसान तरीका होता है। इसके लिए 3 रंग आपका हरा, पीला और लाल वाले जो है आपका सोक्राटिव का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। यदि बाँह की मोटाई 12 सेंटीमीटर से जो है ज़्यादा है तो हरा यानी कि क्लीन चिट एक प्रकार से कहें, तो बच्चा जो है स्वस्थ है एक प्रकार से। यदि वह 11.5 सेंटीमीटर से कम है तो लाल दिया जाता है यानी गंभीर रूप से जो है कुपोषित उसको माना जाता है। और जो है बच्चे को तुरंत अस्पताल वगैरह या फिर किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा दिसंबर 2014 में शुरू किया गया मिशन इंद्रधनुष किस प्रमुख खनिज स्वास्थ्य पहल से संबंधित है? बताइए। तो इसमें आपका देखिए बात करें, मिशन इंद्रधनुष है, तो ये आपका सार्वभौमिक टीकाकरण से संबंधित है। ठीक है? सार्वभौमिक टीकाकरण से रिलेटेड है। व्याख्या देख लेते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य उन सभी गर्भवती महिलाओं और 2 वर्ष तक के बच्चों को 100% टीका लगाना है या टीकाकरण करना है, इम्यूनाइज़ेशन करना है, जो किन्हीं कारणों से रूटीन के कारण जो टीकाकरण से है, रह गए हैं, छूट गए हैं या जिन्होंने आंशिक रूप से टीके ही नहीं लगाए। ठीक है? जिस तरह इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, उसी तरह इस मिशन में 7 जो है जानलेवा बीमारियों को शामिल किया गया है, जिसमें आपकी डिप्थीरिया, काली खाँसी, टिटेनस, पोलियो, टीबी, खसरा और जो हेपेटाइटिस भी है, ये सभी बीमारियाँ इसमें जो है रखी गई हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, स्वास्थ्य शिक्षा संचार की विधियों में निम्नलिखित में से किसे दो तरफा संचार या फिर बात करें एक उत्कृष्ट का नमूना माना गया है? बताइए। बताइए, एक उत्कृष्ट उदाहरण या फिर नमूना कह सकते हैं आप इसे। माना गया क्या? रेडियो प्रसारण, टेलीविजन पर स्वास्थ्य कार्यक्रम, समूह चर्चा, पोस्टर या फिर बैनर? बताइए। तो देखिए, सबसे जो आपका इम्पोर्टेंट एक पिलर होता है या फिर आप उसे उदाहरण भी कह सकते हैं, माध्यम भी कह सकते हैं, तो वो आपका समूह चर्चा है। क्या है? समूह चर्चा। तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, टीवी, रेडियो, पोस्टर और जो आपका लेक्चर वगैरह है, एक तरफ़ा जो है संचार हो सकता है। जहाँ जानकारी देने वाला बोलता है और सुनने वाले केवल सुनते हैं। ज़रूर नहीं उसे जो है कोई अमल करे, फीडबैक उससे कुछ आए। ठीक है? समूह चर्चा एक दो तरफ़ी एक प्रकार से बात करें विधि है। इसमें 6 से 12 लोग। देखिए, टीवी, रेडियो, पोस्टर और लेक्चर एक तरफ़ा जो है संचार हो सकते हैं।
यहाँ जो है जानकारी देने वाला बोलता है और सुनने वाला केवल सुनता है। ज़रूरी नहीं है उस चीज़ को अप्लाई करे, उस चीज़ का जो है कोई फीडबैक निकले। और बात करें समूह चर्चा की तो एक दो तरफ़ा इसे विधि माना गया है। इसमें 6 से 12 लोग का एक व्रत यानी सर्कल में जो है बैठाते हैं लोगों को, और जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता होता है उसमें आपकी जो एएनएम है वो हो सकती है या फिर कोई डॉक्टर हो सकता है। ये आपस में जो है मतलब सवाल-जवाब करते हैं। ठीक है? इससे शंकाएँ दूर होती हैं। तो फीडबैक भी अच्छे आते हैं। ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन महामारी विज्ञान के मूल सिद्धांत के अनुसार किसी संक्रामक 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 बीमारी के फैलने के कारण महामारी विज्ञान के मूल सिद्धांत के अनुसार किसी संक्रामक बीमारी के फैलने के लिए महामारी विज्ञान त्रिकोण के 3 मुख्य घटक कौन से हैं ये आपको बताना है। तो इसकी बात करें तो आपका इसमें एक आपका एजेंट होता है, एक होस्ट होता है, एक आपका पर्यावरण होता है। ठीक है? कौन सा एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट, ये आपको याद रखना है। देखिए जो आपका बात करें किसी भी संक्रमक या फिर संक्रामक किसी भी संक्रामक बीमारी जैसे टीबी, हैजा, ठीक है, को फैलने के लिए इन 3 चीज़ों की एक साथ जो है ज़रूरत पड़ती है, यानी एक साथ ये तीनों जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कारक यानी एजेंट, बीमारी पैदा करने वाला सूक्ष्म जीव जैसे कि वायरस या बैक्टीरिया हो सकता है। इसके बाद में होस्ट यानी मेज़बान, जिसके अंदर जो ये रह कर के अपना जो है डिवाइजेशन करते हैं, ठीक है? यानी मल्टीप्लिकेशन भी आप कह सकते हैं। वह इंसान भी हो सकता है, जानवर भी, जिसके शरीर में ये जो है एक प्रकार से एजेंट के रूप में प्रवेश करता है। इसके बाद में एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण, वह बाहरी परिस्थितियाँ जैसे गंदा पानी, भीड़-भाड़ वाला जो है एरिया, मौसम, ठीक है? जो एजेंट को होस्ट तक पहुँचाने के लिए सहायक होता है, एक प्रकार से मदद करता है, ठीक है? जब इन तीनों का संतुलन बिगड़ता है तो महामारी आपकी फैलती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य और डब्ल्यूएचओ के दिशा निर्देशों के अनुसार नवजात शिशु को जन्म के बाद कितने समय तक केवल स्तनपान कराने की सख्त सिफारिश की जाती है, ये आपसे पूछा हुआ है। तो ये आपकी कितने 6 माह, ठीक है, यानी बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं व्याख्या देख लेते हैं इसकी। इसका अर्थ है कि शिशु, इसको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, यानी इसका मतलब क्या होता है? शिशु को जन्म से लेकर के 6 माह तक जो है सिर्फ और सिर्फ माता का दूध देना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि पानी भी नहीं देना चाहिए, ठीक है? इसके बाद 6 महीने के बाद जो माँ का दूध है शिशु के लिए जो क्या होता है एक प्रकार से 6 माह तक संपूर्ण आहार के रूप में जो है पर्याप्त होता है। ना बच्चे को पानी की ज़रूरत होती है, ना शहद की ज़रूरत होती है, ना कोई अदर सप्लीमेंट की, ठीक है? और 6 महीने के बाद जो है उसको ऊपरी आहार दिया जा सकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत में बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट नियमों के अनुसार मानव शरीर के कटे हुए अंग, प्लेसेंटा, खून से सनी रुई पट्टी, ये सब चीजें किस रंग के कूड़ेदान में डाली जाती है? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो इसका आंसर आपको बिल्कुल सही देना है। बताइए। तो जो आपका येलो कलर का होता है उसमें डाली जाती है, तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए सभी प्रकार के जो संक्रामक जो आपकी होते हैं चीज़ें, जैसे पैथोलॉजिकल यानी कि मानव से संबंधित पट्टियाँ वगैरह, मानव के अंग, ठीक है, प्लेसेंटा वगैरह, ये सब चीज़ें, इनसे जुड़ा जो भी कचरा होता है आपका, वो सब क्या पीले डब्बे में डाला जाता है। इसे जो है इस कचरे को गहराई में गाड़ दिया जाता है या फिर एक अलग इस पर जो है प्रक्रिया द्वारा इसको जलाया जाता है। बात करें लाल डब्बे में, जो लाल डब्बे की जो प्लास्टिक होती है उसमें सफ़ेद पिंचर प्रूफ यानी कि नुकीली चीज़ें, जिसमें जो आपको लगता है कि चुभने वाली है, ठीक है? तो इस प्रकार की चीज़ें आपकी डाली जाती है, और नीले डिब्बे की बात करें तो यहाँ पर जो है काँच का कचरा डाला जाता है, टूटा-फूटा, ठीक है? बोतल वगैरह। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, स्वास्थ्य संचार में उपयोग किए जाने वाले एडगर डेल के अनुभव के शंकु के अनुसार लोग जो देखते और सुनते हैं, ठीक है? दोनों, उसका कितना प्रतिशत हिस्सा उन्हें याद रहता है? बताइए। जो आपका अनुभव के शंकु के अंतर्गत आता है, उसमें जो आपका ऑडियो और विजुअल उसका प्रतिशत पूछा हुआ है।
तो ये आपका लगभग 50%। कितना? 50%। व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, स्वास्थ्य शिक्षक में यह सिद्धांत बताता है, ठीक है, इसके द्वारा सिद्ध किया गया है कि संचार का माध्यम जितना ज़्यादा सक्रिय होगा, लोग उतना ही ज़्यादा याद रखेंगे। सामान्यतः लोग जो केवल पढ़ते हैं उसका 10% याद रखते हैं, जो सुनते हैं उसका 20%, लेकिन जो देखते हैं और साथ-साथ सुनते दोनों काम करते हैं तो उसका लगभग-लगभग 50% याद रहता है। जब लोग खुद कोई काम करते हैं तो 90% याद रहता है उसको। इसीलिए कहते हैं कि जब भी आप पढ़ते हैं तो आप लिख-लिख कर पढ़ें, क्योंकि लिखने से क्या होता है, माइंड पर वो चीज़ें छप जाती हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जिसको एनआरएचएम भी कहते हैं, इसके तहत शुरू की गई जननी सुरक्षा योजना जेएसवाई का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसमें आपका जो संस्थागत प्रसव है उसको बढ़ावा देना और माता और शिशु की जो मृत्यु है उस दर को कम करना। ठीक है, चलिए व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, आपकी जो जननी सुरक्षा योजना है 2005 में से शुरू किया गया था और 100% ये आपकी केंद्र प्रायोजित की योजना है, यानी केंद्र के द्वारा संचालित की जाती है। इसका उद्देश्य जो आपकी गर्भवती महिलाएं हैं उनको घर के बजाय आपके सरकारी अस्पताल, जो मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर जो है बच्चों को जन्म देने की जो है क्रिया होनी चाहिए, उसके लिए प्रोत्साहित करना जो है इसका कार्य है। इसके लिए महिलाओं को नगद प्रोत्साहन भी दिया जाता है, ठीक है? और जो आपका प्रसव के दौरान होने वाली जो मौत है, उसको भी कम करना जो है इन्होंने लक्ष्य रखा हुआ है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, महामारी विज्ञान में किसी रोगजनक सूक्ष्म जीव के शरीर में प्रवेश करने और बीमारी के पहले लक्षण के प्रकट होने के बीच की जो समय अवधि होती है, समयांतराल जो होता है आपका, ठीक है, वो आपका उसको क्या कहा जाता है? वो टाइम ड्यूरेशन होता क्या है? उसका क्या नाम है? बताइए। लेटेंट पीरियड होता है, विंडो पीरियड होता है, या फिर आपका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, जिसको उद्वहन काल भी कहते हैं, या फिर आपका कम्युनिकेबल जो पीरियड होता है वो कहा जाता है। तो जो आपका इंक्यूबेशन जो पीरियड होता है वो कहा जाता है, यानी कि उद्भवन काल। जब कोई वायरस या बैक्टीरिया शरीर में घुसता है तो इंसान तुरंत बीमार नहीं पड़ता है, वह सूक्ष्म जीव पहले शरीर में अपनी संख्या बढ़ाता है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करता है, अपनी जो वृद्धि है उसको बढ़ाता है। शरीर में घुसने के दिन से लेकर बुखार आना, खांसी आना जैसे लक्षण आपको दिखाई देते हैं, ठीक है, तो वो समय होता है, इसी समय को क्या कहा जाता है? इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। ठीक है, जैसे आपका कोविड-19 का जो इंक्यूबेशन पीरियड था वो 2 से 14 दिन तक का था। ठीक है, इसीलिए क्वारंटाइन की कितने दिन की जो अवधि रखी गई थी, 14 दिन के लिए जो है उसको क्वारंटाइन किया जाता था किसी भी व्यक्ति को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जनसांख्यिकी और स्वास्थ्य संकेतकों के अनुसार शिशु मृत्यु दर की गणना एक विशिष्ट वर्ष में प्रति कितने जीवित जन्म पर की जाती है? देखिए, यहाँ पर बात हो रही है आपके जीवित किसकी? शिशु यानी छोटे बच्चों की बात करी गई है, तो ये आपके 1000 पर। वहीं माता की अगर मृत्यु की बात कर जाए तो वो आपकी कितने पर? बताइए। वो आपकी 1 लाख, 1 लाख पर। ठीक है, देख लेते हैं व्याख्या इसकी। शिशु मृत्यु दर की बात करें, किसी देश या राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं के स्तर को मापने का सबसे अच्छा पैमाना है। 1 वर्ष में की आयु पूरी करने वाले जो मरने वाले बच्चे हैं, यानी वो बच्चे जो 1 वर्ष तक नहीं जी पाते, ठीक है? उनकी संख्या को उसी वर्ष में होने वाले जो 1000 जीवित जन्म है, उनके अनुपात में मापा जाता है। जबकि मातृ मृत्यु जैसे मैंने बताया 1 लाख पर काउंट की जाती है, जिसे एमएमआर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या आपका है? स्वास्थ्य संचार की प्रक्रिया में जब कोई स्वास्थ्य कार्यकर्ता किसी गांव के में भाषण दे रहा हो और लाउड स्पीकर की खराब आवाज, अत्यधिक दूरी या शोर शराबे के कारण लोग संदेश न सुन पाए, तो इसे किस प्रकार की बाधा या फिर बैरियर कहा जाता है? तो ये आपका जो भौतिक बाधा है उसी को कहा जाता है, क्योंकि वो जानबूझकर नहीं की गई है, वो अपने आप होती है। ठीक है, तो जो अपने आप हो उसको भौतिक कहते हैं। देखिए, संचार की प्रक्रिया में जो रुकावटें बाहरी पर्यावरण या उपकरणों की खराबी के कारण जो है पैदा होते हैं, उन्हें भौतिक बाधाएं कहते हैं। इसमें शोर, खराब रोशनी, ठीक है, अधिक दूरी या फिर माइक वगैरह खराब होने की जो है स्थिति, इसे कहा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत सरकार की फ्लैगशिप योजना आयुष्मान भारत भारतीय
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्र परिवारों को द्वितीयक और तृतीयक देखभाल यानी सेकेंडरी और टर्टियरी जो आपकी केयर है अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष कितने रुपए मुफ्त स्वास्थ्य कवर दिया जाता है? ये आपसे पूछा हुआ है। बताइए, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए या फिर 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो बिल्कुल कितने रुपए? 5 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। कितने? 5 लाख रुपए। व्याख्या आपकी देख लेते हैं। देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसके तहत सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के आधार पर गरीब और कमजोर परिवारों को कैशलेस इलाज के लिए 5 लाख रुपए प्रति जो है परिवार या प्रति वर्ष कवर मिलता है। इसमें परिवार के आकार या उम्र की कोई सीमा नहीं होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा मृत्यु यानी मातृ मृत्यु का विश्व भर में सबसे प्रमुख कारण प्रसवोत्तर रक्तस्राव है जिसे पीपीएच कहते हैं। पीपीएच की नैदानिक परिभाषा के अनुसार सामान्य प्रसव के बाद कम से कम कितना रक्त बह जाने पर उसे पीपीएच माना जाता है। देखिए यहाँ पर प्रसवोत्तर रक्तस्राव का मतलब होता है जो आपका किसी भी महिला को बच्चा होने की जो बाद की स्थिति होती है उसमें जो है ब्लड का ना रुकना, उसी को जो है आपका पीपीएच कहा जाता है। ठीक है, यानी पास्टमार्टम हेमरेज। ठीक है, बताइए। तो लगभग आपका 500 मिलीलीटर। ठीक है, और इससे अधिक प्रसव के बाद कुछ मात्रा में खून बहना सामान्य बात होती है, लेकिन जब योनि मार्ग से होने वाले सामान्य प्रसव के बाद रक्तस्राव की मात्रा 500 मिलीलीटर यानी आधा लीटर या फिर इससे अधिक हो जाती है तो उसे जो है पीपीएच घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, यदि प्रसव सिजेरियन यानी सी जो आपका सेक्शन होता है यानी ऑपरेशन वगैरह के द्वारा होता है तो इसे लगभग आपका जो है 1 किलो तक यानी सॉरी 1 किलो नहीं 1000 मिलीलीटर, ठीक है, या उससे अधिक रक्त बहने पर उसे जो है पीपीएच माना जाता है। यह मातृ मृत्यु का सबसे बड़ा कारण होता है। इसी के कारण जो पहले ज़माने में गाँव में जो महिलाओं को बच्चे होते थे, इसी प्रकार से जो है माता की मृत्यु हो जाती थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है स्वास्थ्य शिक्षा विधियों में लोगों के दृष्टिकोण और व्यवहार में बदलाव लाने के लिए कौन-सी विधि सबसे अधिक प्रभावी मानी जाती है? तो आपका जो भूमिका निर्वाह है, ये सबसे अच्छी है। व्याख्यान नहीं, मुद्रित सामग्री नहीं, पर्चे बाँटना, प्रदर्शन नहीं, भूमिका निर्वाह, ठीक है? रोल प्ले, किसी चीज़ को करके दिखाना। जब बात केवल ज्ञान देने की हो तो लेक्चर या पोस्टर जो है काम नहीं आते हैं, लेकिन जब लोगों का नज़रिया या व्यवहार बदलना हो, जैसे छुआ-छूत, अनटचेबिलिटी, कुष्ठ रोग या फिर भेदभाव या नशा मुक्ति, तो इस प्रकार के जो केसेज़ हैं, इनको जो आप रोल प्ले करके चाहे नुक्कड़ पे जो नाटक वगैरह होती है, इस प्रकार से प्ले करके दिखाएँगे, तो जो है ज़्यादा बेहतरीन रिज़ल्ट आते हैं। इसमें दर्शक जो होते हैं खुद को उस पात्र की जगह रख कर के देखता है। मान लीजिए कोई कहीं पर जो है नुक्कड़ पर इस प्रकार का नाटक चल रहा है कि भई दारू से संबंधित यानी आपकी जो शराब होती है उससे संबंधित और वहाँ पर कोई शराब पीने वाला बैठा है, तो उस चीज़ को वो जी लेगा। उस 5 मिनट के 10 मिनट के नाटक में जितना भी टाइम का होगा, उस समय को वो जी लेगा और समझ जाएगा कि भई जो है तुम्हारे साथ भी इसी प्रकार से हो सकता है। ठीक है? तो वो जो है किसी को बताने से इस प्रकार की कोई चीज़ें जो है नहीं समझ पाते हैं। ठीक है? सबसे ज़्यादा जो है रिज़ल्ट आता है। इससे बेहतरीन कोई तरीका नहीं होता है। इसमें दर्शक खुद को जो है जैसे मैंने बताया उस पात्र की जगह रख कर के जो है उसकी स्थिति, उसकी पीड़ा, ठीक है? उसका व्यवहार सब चीज़ जो है समझ लेता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है महामारी विज्ञान में आइसबर्ग फेनोमेनन, ठीक है? आइसबर्ग फेनोमेनन के सिद्धांत के अनुसार पानी के नीचे छुपा हुआ जो बर्फ का हिस्सा क्या दर्शाता है? तो इसमें क्या है जो बीमारी के छिपे हुए, ठीक है, यानी बिना लक्षण वाले जो मामले हैं उनको दर्शाता है। देखिए जिसको द हिडन डेंजर भी कहा जाता है यानी किसी बीमारी को एक पानी में तैरते बर्फ के पहाड़ की तरह माना जाता है। ठीक है, जैसे पानी के ऊपर छोटा सा हिस्सा दिखाई देता है। आइसबर्ग में ऐसे ही तो होता है कि पानी के ऊपर छोटा सा दिखाई देता है लेकिन नीचे क्या होता है आइसबर्ग वो जो है एक बड़े क्षेत्र में जो है फैला होता है जो हमें दिखाई नहीं देता।
इसी प्रकार से इस मामले में होता है कि वह डॉक्टर द्वारा पहचानी गई बीमार मरीज़ है, लेकिन पानी के नीचे जो बहुत बड़ा हिस्सा छिपा हुआ है, वह समुदाय में मौजूद उन लोगों को दर्शाता है जो संक्रमित तो हैं, लेकिन उनमें कोई लक्षण जो है दिखाई नहीं देता है, जिनका टेस्ट नहीं हुआ है। ठीक है? डॉक्टर केवल ऊपर का हिस्सा देखते हैं, जबकि असली खतरा जो है नीचे छिपा हुआ है। वो क्या करेंगे, वो किसी और व्यक्ति को जो है इन्फेक्शन फैलाएँगे, तो इस प्रकार से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत सरकार के राष्ट्रीय अक्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत देश से टीबी को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? तो 2025 का लक्ष्य जो है रखा गया था, जो कि जा चुका है। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने दुनिया से टीबी को खत्म करने का लक्ष्य 2030 रखा है, जबकि भारत ने, ठीक है, भारत सरकार ने अपनी जो प्रतिबद्धता है उसे दिखाते हुए इस लक्ष्य को 5 साल पहले यानी 2025 तक ही जो है समाप्त करने का संकल्प लिया था। 5 साल कहाँ, 1 ही साल पहले की तो बात है। यानी 5 साल पहले रखा था इस लक्ष्य को, 2025 यानी 20 में रखा था, 2025 तक कंप्लीट करने के लिए। ठीक है? इसी के तहत जो है निक्षय पोषण योजना जैसी योजनाएँ जो हैं चलाई जा रही हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, राष्ट्रीय टीकाकरण अनुसूची के अनुसार भारतीय बच्चों को जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए पेंटावेलेंट वैक्सीन दी जाती है। यह वैक्सीन किन 5 बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करती है? तो इसमें 5 आपकी बीमारियाँ आती हैं, कौन-कौन सी? आपका डिप्थीरिया, पेर्टुसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी, हीमोफीलिया और इन्फ्लुएंजा टाइप, ठीक है? ये सब चीज़ इसमें शामिल है। बात करें, इसको 5 इन 1 वैक्सीन भी कहा जाता है। पहले डीपीटी यानी डिप्थीरिया, काली खाँसी और टिटेनस का टीका जो है अलग-अलग लगता था। अब इसे पेंटावेलेंट में बदल दिया गया है, ठीक है? जो एक ही सुई में 5 बीमारियों से बचाता है। डिप्थीरिया से, पर्टुसिस होता क्या है आपका, जो काली खाँसी होती है वो, टिटेनस होता है और हेपेटाइटिस बी, ठीक है? और साथ ही साथ आपका जो हीमोफिलस जो इन्फ्लुएंजा होता है, ठीक है? उससे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, स्वास्थ्य संचार की प्रक्रिया में जब प्राप्तकर्ता संदेश को समझने के बाद प्रेषक को अपनी प्रतिक्रिया वापस भेजता है, तो इस अंतिम चरण को क्या कहा जाता है? इसे देखिए फीडबैक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फीडबैक कहा जाता है, याद रखना है आपको। देखिए, संचार तब तक पूरा नहीं माना जाता, तब तक फीडबैक ना मिले, ठीक है? तब तक तो किसी भी जो है एक प्रकार से टारगेट को जो है ये नहीं समझा जा सकता कि हाँ, ये कंप्लीट हुआ है। यह वह प्रतिक्रिया है जिससे जो है सेंडर यानी कि भेजने वाला, जैसे कि स्वास्थ्य जो अधिकारी होता है वो, को यह पता चलता है कि उसका संदेश लोगों तक ठीक अर्थ में उन्हें जो है समझ आया है या नहीं आया है। ठीक है? जिस अर्थ में जो है वो समझाना चाहते थे या भेजना चाहते थे। यदि गाँव वाले सवाल पूछते हैं तो सहमति में सिर हिलाते हैं, तो ये मान लीजिए कि फीडबैक जो है, यानी उनको मेरी बात समझ में आ रही है। ठीक है? ये बताना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सामुदायिक पोषण कार्यक्रम के तहत बच्चों में अंधापन रोकने के लिए विटामिन ए की जो आपकी प्रोफिलैक्सिक प्रोफिलैक्सिक खुराक जो है दी जाती है, 9 महीने से 5 साल तक के बच्चों को कुल कितनी खुराक दी जाती है? ये आपसे पूछा, कितनी डोज़ दी जाती है? बताइए। तो इसमें लगभग आपकी जो है 9 खुराक यानी 9 आपकी जो डोज़ है, सॉरी, जो आपकी 9 डोज़ या 9 खुराक जो है इसमें दी जाती है। विटामिन ए की कमी से बच्चों में रतौंधी, ज़ीरोथैलेमिया, ये जो है इनके बड़े कारण इन जो बीमारियों का कारण बनता है। पहली खुराक खसरे के टीके के साथ में 9 महीने की उम्र में दी जाती है बच्चे को। इसके बाद छठे यानी 6 महीने के अंतराल पर 2 जो है लाख आईयू यूनिट इनको दी जाती है, ठीक है? जब तक कि बच्चा 5 साल का नहीं हो जाता। तो कुल मिलाकर के 9 खुराक में जो है दी जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, महामारी विज्ञान में किसी बीमारी की गंभीरता और उसकी मारक क्षमता को मापने के लिए सबसे अच्छा संकेतक कौन-सा है? जो यह बताता है कि बीमार हुए लोगों में से कितनों की मौत हुई है। तो इसमें देखिए, इसे एक प्रकार से केस फर्टिलिटी रेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केस फर्टिलिटी रेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केस आपकी फर्टिलिटी रेट कहा जाता है, CFR।
देखिए केस फर्टिलिटी जो आपकी रेट होती है, ये उस बीमारी की एक प्रकार से हथियारी शक्ति होती है, ठीक है? जिसको मतलब उसको मापता है, शक्ति को मापता है। यदि किसी गाँव में मान लीजिए 100 लोगों को जो है रेबीज हुआ है, उनमें से 100 के 100 जो है मर गए हैं, तो उसका जो सीएफआर जो है 100% है, जो कि रेबीज के मामले में ये सच है, क्योंकि रेबीज जिसको हो जाता है 100% मृत्यु होती है। यदि 100 लोगों को डेंगू हुआ और 2 की मौत हो गई, तो इसका जो सीएफआर है 2% है। तो इस प्रकार से जो इसे मापा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जनसांख्यिकी के इतिहास में जो आपकी डेमोग्राफी होती है, भारत की किस जनगणना के वर्ष को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? क्योंकि इसके बाद भारत की जनसंख्या में जो है कमी आई थी या गिरावट हुई थी। तो आपका जो दो बात करें 1921, ये वर्ष आपका महान विभाजक वर्ष कहा गया, यानी बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। द ग्रेट डिवाइड यानी कि इसका मतलब है महान विभाजक वर्ष 1921 को जो है कहा गया था, ठीक है? क्योंकि इस वर्ष में जो क्या होता आपकी जनसंख्या घटती हुई दिखाई दी गई थी, नकारात्मक वृद्धि। इसका मुख्य कारण था 1918 में भयंकर जो इन्फ्लुएंजा महामारी आई थी उस वो, ठीक है? जिसमें लाखों लोग मारे गए थे और 1921 के बाद में भारत की जनसंख्या हमेशा लगातार तेजी जो है बढ़ती देखी गई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पर्यावरणीय स्वच्छता के मानकों के अनुसार महामारी से बचाव के लिए पीने के पानी में सामान्य परिस्थितियों में मुक्त अवशिष्ट क्लोरीन पर अनुशंसित स्तर कम से कम कितना होना चाहिए? तो इसमें आपका 0.5 mg प्रति जो है लीटर, ठीक है? ये आपको याद रखना है। ये थोड़ा जो है हार्ड भी कह सकते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है एक प्रकार से। देखिए फ्री फ्री रेजिडुअल जो क्लोरीन है, यानी कि पानी में जो मुक्त क्लोरीन है, पानी में क्लोरीन मिलने के बाद वह पानी की जो गंदगी है और बैक्टीरिया है, उनके साथ जो है क्रिया करती है। जो क्लोरीन बच जाती है, वह भविष्य के संक्रमण जो है उसमें ना फैले, इसलिए सुरक्षित उसको पानी को रखती है। पानी को सुरक्षित रूप से जो है पीने योग्य बनाने के लिए 30 मिनट में 1 घंटे में जो संपर्क समय के बाद में जो पानी में 0.5 मिलीग्राम प्रति लीटर जो है मुक्त अवशिष्ट क्लोरीन होना अनिवार्य है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है स्वास्थ्य शिक्षा का एक महत्वपूर्ण दृश्य उपकरण फेलालेन ग्राफ मुख्य रूप से भौतिक विज्ञान के किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये आपका जो घर्षण है, ठीक है, फ्रिक्शन, ठीक है, खुरदरी सतह का जो खुरदरी सतह पर जो चिपकना है वो इस पर काम करता है। तो आपको याद रखना है कि इस पर जो है फ्रिक्शन काम करता है। तो आज अपनी क्लास को रखते हैं यहीं तक। कल फिर से नई क्लास नए क्वेश्चंस के साथ हम आपसे फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।